हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस की अब तक हमारी 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी 10वीं क्लास है, क्लास नंबर 10। और अब तक हम 117 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। 117 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो आप देखो, प्रॉफिट लॉस के 117 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। एज ए ये मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज है, ये ऑनलाइन नहीं है कि आए और 15-20 क्वेश्चन करा दिया और टॉपिक खत्म। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक में उतने ही क्वेश्चन कराएंगे। 150, 200, 250 जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इतने क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो 117 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 9 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 10वीं क्लास और क्वेश्चन नंबर 18 से आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, जयपाल सिंह अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 600 रुपये कम में खरीदे और 600 रुपये कम में बेचे तो उसे 5% अधिक लाभ होता है। तो आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के एक्चुअली क्या 3 तरीके हैं, 3 मेथड सब ज्यादा प्रचलित है। वैसे और भी तरीके हैं, लेकिन 3 तरीके ज्यादा बेस्ट है। ये तो है नहीं कि भाई आपको साइंटिस्ट हो मैथमेटिशियन बनना है, सारे तरीके जानकर आपको पेपर क्रैक करना है। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं पहले मेथड से बात करूं, फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे, जयपाल सिंह अपनी वस्तु को 25% लाभ पर, तो पहली वाली कंडीशन। तो 25% कितना होता है भाई, आपको पता है 25% कितना होता है। 25% लाभ कर रहा है तो मतलब 1/4। तो सीपी अगर मैं कहूँ तो कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 4 आ रहा है, और एसपी कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 5 आ रहा है। फिर क्या करा, दूसरी बार क्या करा, दूसरी बार क्या करे, 600 रुपये कम में खरीदे और 600 रुपये कम में बेचे तो उसे 5% अधिक लाभ, मतलब 5% क्या कह रहा है ये, 5% अधिक लाभ कह रहा है। तो मतलब 25 तो पहले था और 5 अब हो गया, तो टोटल कितना हो गया भाई, 30% लाभ हो गया। टोटल लाभ कितना हो गया भाई, यहाँ पे 30% लाभ हो गया। तो आप देखोगे 30% लाभ कितना आ रहा है भाई, 3/10। तो मैं कहूंगा कि सीपी कितना 10 है, तो एसपी कितना हो गया भाई, यहाँ पे 13 हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब हमको इसका आरंभिक क्रय मूल्य मतलब 4 की वैल्यू निकालनी थी, एक्चुअल में 4 है कितना। तो देखो यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, क्रय मूल्य में भी सेम परिवर्तन कर रहा है और विक्रय मूल्य में भी सेम परिवर्तन कर रहा है वो। जब दोनों में सेम परिवर्तन और यहाँ पे 6 का परिवर्तन आ रहा है क्रय मूल्य में, और यहाँ पे कितने का 8 का परिवर्तन आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा ना। तो बराबर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन दोनों के बीच में कितना का गैप आ रहा है, 3 का, तो आप कर दो इसको 3 से गुणा। जब ये रेशो बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे कर दो इसको 1 से गुणा। तो आप देखोगे यहाँ पे सीपी और ये अपना एसपी, तो 3 को 4 से गुना करोगे तो 12, और 3 को 5 से गुना करोगे कितना आ गया भाई, यहाँ पे ये 15 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आप 1 को 10 से गुना करो कितना आ गया भाई, आपको यहाँ पे 10 आ गया। और 1 को यहाँ पे आप 13 से गुना करो कितना आ गया आपको यहाँ पे ये, 13 से गुना करो कितना आएगा आपको यहाँ पे ये 13 आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है भाई, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 2 का। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सीपी में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना एसपी में परिवर्तन हो रहा है। यही सवाल में कह रहा है कि सीपी में जितना परिवर्तन उतना एसपी में परिवर्तन। तो मेरा परिवर्तन यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। सवाल में किसके बराबर है, 600 के, तो 1 मिनट बराबर मेरा कितना आ गया भाई, यहाँ पे 300 आ गया। जैसे ही आपका हाथ में 1 यूनिट आ जाए तो जो आपसे पूछे ना उससे गुणा कर दो। आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो इसको आप 300 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 × 300 कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे 3600। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 3600। तो देखो दोस्तों, ये तो था आपका मेथड फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरा मेथड की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा मेथड इसका बेसिक अप्रोच है, आप वो बेसिक अप्रोच लगा दीजिए, सब में काम करेगा वो। इस मेथड की क्या कुछ पाबंदियां हैं, इसकी कुछ सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं, सब में काम नहीं करता। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू दे तो आप ये वाला मेथड लगा दो, ठीक है ना। इसकी कुछ सीमाएं, लेकिन ये वाला मेथड क्या, एवरग्रीन मेथड है, सदाबहार है। और इसके बाद जो एक और मेथड बताऊंगा वो भी एवरग्रीन है, सदाबहार मेथड है। तो देखो, तो ये है आपका बेसिक अप्रोच से करेंगे हम इसको, बेसिक अप्रोच से। तो देखो यहाँ पे सीपी कितना 4 है, इसमें 1 का फायदा होता है, इस पे कितना हो गया 5 हो गया। तो सीपी कितना भाई मेरा 4, तो 4 और 5 रेशो, मैंने इनका रेशो ले लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सीपी में कितने की परिवर्तन कर रहा है, ये 600 रुपये कम कर रहा है, तो इसमें 600 रुपये कम कर दूंगा। और एसपी में भी 600 रुपये कम कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे ये सीपी और एसपी का जो रेशो है ना, वो कितना हो रहा है भाई, इसके बाद मेरा सीपी और एसपी का रेशो हो रहा है मेरा 10/,
10 CP आ रहा है मेरा, और 3 का फायदा हो रहा है, मतलब 13 क्या आ रहा है मेरे यहाँ पे SP आ रहा है। ठीक है ना। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 13 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा भाई आपके यहाँ पे, 13 चौक 52। इसको एक काम करो नीचे लिख लेते हैं, 13 चौक 52R और 13 छिक्की 78 बराबर 10 को 5 से गुणा करेंगे 50R और कितना आ गया भाई यहाँ पे 6000। ठीक है ना। अब देखो 52R में से 50R घटाओगे कितना आएगा भाई आपको यहाँ पे 2R, और 7800 में से 6000 घटाओ कितना आएगा आपको यहाँ पे 1800। तो एक R आ गया भाई आपको यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे 900। जैसे ही आपका हाथ में एक R आ जाए तो जो 4R है ना, इसको R की वैल्यू कितनी 900, तो 4 को 900 से गुणा करो कितना आएगा भाई आपको यहाँ पे 3600 आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सेकंड मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड। इसके बाद इसका थर्ड मेथड हो रहा है, वो भी एवरग्रीन मेथड है और वो ज़्यादा बेस्ट मेथड है। अगर आप देखना चाहो तो इनसे ज़्यादा बेस्ट मेथड लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मेथड नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में 25% लाभ कर रहा है, 25% लाभ कर रहा है। ठीक है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे CP और SP कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। फिर क्या करा 5% अधिक लाभ, तो मतलब लाभ कितना हो गया, टोटल आपका 30% लाभ हो गया। तो CP कितना हो गया 10 हो गया और SP कितना हो गया आपका यहाँ पे 13 हो गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या कर रहा है यहाँ पे, इसमें CP में 600 रुपये कम कर रहा है, SP में 600 रुपये कम कर रहा है। ठीक है ना। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका ऐसा है, इसमें कुछ पाबंदी नहीं है, जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे पहले मैं तो ऊपर ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 13 चौक 52 10 पंजे 50। किसी को भी आप पहले लिख लो, बस ध्यान रखना कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि आप 50 में से 52 घटा तो आपको 52 में से 50 घटाना पड़ेगा। तो देखो 13 चौक 52 और 10 पंजे 50, तो 52 में से आप 50 घटाओगे, ये आ गया। फिर इसके बाद 13 छिक्के 7800 और 600 है नहीं, और इसको करेंगे तो 6000 आएगा। तो 7800 में से 6000 घटा दो आप। ठीक है। तो 52 में से 50 घटाओ कितना आएगा आपका 2 आएगा, और 7800 में 6000 घटाओ कितना आएगा आपका यहाँ पे 1800 आएगा। तो आप देखोगे 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे 900 आ गया। 1 यूनिट बराबर जैसे ही आपका 900 आ गया तो इसको इससे गुणा कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 3600। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। ये था आपका थर्ड मेथड और द बेस्ट मेथड है, ये सबसे अच्छा मेथड लगा मुझे ये। ठीक है ना। तो अब आप जिससे चाहो इससे कर सकते हो। ये था आपका पहला मेथड। पहले मेथड की कुछ सीमाएं हैं, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू दे तो आप पहला मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मेथड ये एवरग्रीन मेथड है ये। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है और इसमें इतने कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ये चीज़ तो आप मुझे नहीं लिख सकते हो। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य में 32 रुपये जोड़ देता तब विक्रय मूल्य में 12 रुपये जोड़ दे तब लाभ का प्रतिशत 10% हो जाता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्रय मूल्य देखो, पहले 50% कह रहा है, 50% लाभ, तो कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे 1/2। तो देखो CP, इसको पहले एक काम करता है, पहले बेसिक अप्रोच से बता देता हूँ आपको मैं, फिर इसको दूसरे तरीके से बताएंगे। पहले तो देखो इसको बेसिक अप्रोच देख लेते हैं। तो CP कितना आपका 2 है और SP कितना हो जाएगा भाई आपका 3 हो जाएगा। तो 2R/3R। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपका CP और SP का रेशियो है, CP और SP का रेशियो है ये। ठीक है ना। अब देखो 2R में से क्या करोगे आप 32 रुपये जोड़ रहे हो, तो 32 रुपये आप जोड़ दो, और विक्रय मूल्य में 12 रुपये जोड़ रहे हो, आप 12 रुपये जोड़ दो। अब लाभ का प्रतिशत कितना हो रहा है 10%। 10% कितना होता है भाई 1/10। तो CP 10 और SP कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 11। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 को इससे गुणा करो कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 22R, और इसको 32 को 11 से गुणा करो कितना आएगा 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 33 और 2 35। अब इसको 10 को इससे 3 से गुणा करो कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 30R, और इसको गुणा करो कितना आएगा आपका 120। तो आप देखोगे 30R में से 22R गया तो कितना बच्चा भाई आपका 8R बच्चा, और 352 में से 120 गया तो कितना बच्चा भाई आपका यहाँ पे
352 में से 120 गए तो कितना बचा है आपका यहाँ पे? तो हम करेंगे इसको 2, और 5 में 2 गए तो 3, और 3 में से गए तो 2। तो आपका एक आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे? एक आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 नाम 72, 29 आ गया। तो एक आर की वैल्यू जैसे आपका हाथ में 29 आ गया तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी, सीपी है ना ये, सीपी की वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करोगे, 2 गुना 29, तो कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे? 58 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो था आपका बेसिक अप्रोच से। दूसरा तरीका भी हम देख सकते हैं, इसका दूसरा तरीका देखिए आप यहाँ पे। तो दूसरा तरीका अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे ये सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। तो देखो यहाँ पे पहला सीपी आपका 2 है और एसपी कितना भाई आपका यहाँ पे 3 है। दूसरी बार 10% हो रहा है तो सीपी कितना आपका 10 है और एसपी कितना 10, एक फालतू लाभ हो रहा है, ज्यादा लाभ हो रहा है तो 11 इसका एसपी हो गया। अब देखो यहाँ पे सीपी में 32 रुपये जोड़ रहा है तो ये 32 प्लस लिखो माइनस लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ 12 रुपये जोड़ रहा है, एसपी में 12 रुपये लिख लो आप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया, इसको यहाँ से कर लो और इसको यहाँ से कर लो और इसको यहाँ से कर लो और इसको यहाँ से कर लो। अब देखो यहाँ पे 10 या 30, 11 दूनी 22, तो आपको यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेकर आनी है। तो 30 में से 22 घटा दीजिए, 10 या 30 और 11 दूनी 22, तो 30 में से आप 22 घटा दो और ये 32 गुना 11 कितना आएगा आपका? 232 आएगा और यहाँ पे 120 आएगा। तो 232 में से 120 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8, और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 200, सॉरी ये 352 आएगा ना, पे 232 क्यों आएगा? 352 आएगा ना, 32 को 11 से गुना करेंगे तो 352 आएगा। ये आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 232। तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे? 29 आ गया। एक यूनिट बराबर 29 आ गया तो इसको ओरिजिनल वैल्यू आपकी सी पे निकालनी, तो ये आपका आ गया 58 रुपये। तो ये तो था आपका आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 50 रुपये जोड़ देता तथा विक्रय मूल्य में 30 रुपये जोड़ देता तो लाभ का प्रतिशत 16 से 2/3% हो जाता है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। तो देखिए 20%, 20% कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे? 1/5 हो गया। तो ये तो सीपी हो गया, और एक जोड़ेंगे तो 6 क्या आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे? एसपी आ जाएगा। तो पहले मैं इसको बेसिक अप्रोच से कर देता हूँ, सीपी बटे एसपी। तो सीपी कितना भाई आपका 5R और एसपी कितना भाई आपका 6R। अभी यह क्या कर रहा है? क्रय मूल्य में 50 रुपये जोड़ रहा है तो आप इसमें 50 जोड़ दीजिए, और इसमें विक्रय मूल्य में 30 रुपये जोड़ रहा है, आप इसमें 30 रुपये जोड़ दीजिए। तो अब आपका लाभ का प्रतिशत कितना आ गया? 16 से 2/3%। 16 से 2/3% कितना होता है भाई आपका यहाँ पे? 1/6 होता है। तो 6 तो सीपी आगे लाभ हो रहा है तो 7 हो जाएगा एसपी। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे तो 7 पंजे 35R प्लस 350 और 36R और 180, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 36R में से 35R गया तो कितना बच्चा भाई आपका यहाँ पे? 1R बच्चा। और 350 में से 180 गया तो कितना बच्चा भाई आपका यहाँ पे? 170 बच्चा। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 170। एक आर, एक यूनिट, एक रेशियो की वैल्यू आ गया आपके 170। आपसे पूछा वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना मान के चल रहे हो आप? 5R मान के चल रहे हो ना, तो 5 को आप 170 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे भाई? 850। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? आंसर आ जाएगा। तो इसका ओरिजिनल जो सीपी है, मूल लागत कितनी है इसकी? 850 रुपये। ये क्या आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो इसका दूसरे तरीके से आपको इसको बता देता हूँ मैं। दूसरे तरीके से अगर आप इसको करना चाहो तो देखो यहाँ पे सवाल में क्या करा? 20% लाभ करा और 16 से 2/3% लाभ। तो पहला कंडीशन क्या करा? ये 20% लाभ करा है, और दूसरी कंडीशन क्या करा? 16 से 2/3% लाभ। पहली कंडीशन क्या कर रहा है? ये 50 रुपये जोड़ रहा है, दूसरी और सीपी में कितना जोड़ रहा है? 30 रुपये। तो सीपी में तो जोड़ रहा है ये 50 रुपये और एसपी में जोड़ रहा है ये 30 रुपये। तो चलिए सवाल करते हैं। देखो 20% कितना होता है आपका? 1/5 होता है। तो सीपी और ये एसपी, तो देखो 5 से कितना हो जाएगा भाई आपका? 6, और लाभ है तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 से कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा।
उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि ये 16 से 2/3% 1/6 होता है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें सीपी में 50 जोड़ रहा है, 50 जोड़ दिया, एसपी में 30 जोड़ रहा है, 30 जोड़ दीजिए। तो अब क्या करना आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे। तो देखो 6 से 36 और 7 पंजे 35, तो 36 में से 35 गया तो कितना बच्चा भाई आपका, 36 में से 35 गया एक बच्चा। और ये किसके बराबर है आपका, देखो यहाँ पे 7 पंजे 35, 350 आ रहा है और 180 आ रहा है, तो 350 में से 180 घटा दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा। तो सॉरी इसको तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे, 350 में से 180 गया तो कितना आ गया 170, तो 170 आपका 1 यूनिट आ गया। तो आपसे सीपी की वैल्यू पूछे तो इसको 170 से गुना कर दो, क्योंकि यही तो आपकी मूल लागत है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 50.5। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इस तरह से आप इस क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ए ने एक वस्तु बी को, देखो ये अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके किसके, सक्सेसिव मेथड के, सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मैं देखो इसको आपको दो तरीके से करके बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे हम करेंगे 2 मेथड से करेंगे, दो मेथड से आपको करके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि क्या बार सवाल के अकॉर्डिंग कब कौन सा मेथड आपको कम समय में आपको आंसर ला के दे दे, तो आपको दोनों मेथड आपको आने चाहिए। देखो यहाँ पे ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर, तो भाई देखो ए ने बेचा बी को, बी ने सी को 10% हानि पर, और सी ने डी को 25% लाभ पर। सॉरी डी है ना आपका, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ए ने बी को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ ए ने बेचा, बी ने सी को 10% आने पे, सी ने डी को 25% लाभ पर, तो डी ने वस्तु को 5400 रुपये में खरीदा। मतलब डी का तो 5400, इसका डी का तो हो गया क्रय मूल्य, लेकिन सी का क्या हो गया, सी का हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो देखो माना कि ए का क्रय मूल्य कितना है भाई, ए ही है, तो इसलिए 20% लाभ पर मतलब 120/100, ये ए का विक्रय मूल्य, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बी पूरा का पूरा ही बी का विक्रय क्रय मूल्य है, मतलब बी ने इतने रुपए में खरीदा है। फिर बी ने इसको 10% हानि पर, मतलब 90/100, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सी का क्रय मूल्य हो गया, सी का क्रय मूल्य पूरा का पूरा। फिर सी ने डी को 25% लाभ पर, तो 125/100, तो ये पूरा का जो पूरा है ना, ये पूरा की पूरी वैल्यू क्या होगी, डी की क्रय मूल्य हो गया, डी का क्रय मूल्य हो गया पूरा का पूरा। और डी का क्रय मूल्य ओरिजिनल में कितना दे रखा आपको सवाल में, 5400, इसके बराबर कर दो, ठीक है ना। अब आप इसको काट पीट लीजिए जितना कट सकता है, तो ये 5 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, और ये 6 बार कटेगा, और ये कितना कटेगा आपका 5 बार कटेगा, और ये 1 0 से 1 0 कट गया। देखो 5 है तो 5 कट गया, ठीक है ना, 5 से 5 कट गया, और कुछ कट रह गया, कोई दिक्कत नहीं, 9 छिक्की 5400, और ये 6 से कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 100 बार कट जाएगा। अब आप भाग दे लो, अब इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए आप। देखो यहाँ पे तो ए की वैल्यू हम मैं निकालूंगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10 को 100 से गुना करूँगा 1000, और 4 से गुना करूँगा कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे 4000। तो ये था आपका आंसर। तो ये तो था एक तरीका आपको, ये तो था आपका मेथड फर्स्ट। दूसरा मेथड बताता हूँ, वो कई बार आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाता है अकॉर्डिंग टू सवाल। अगर सवाल थोड़ा सा टिपिकल बना दिया तो आपको देखो दूसरा मेथड है ना जो ये मेथड आपको बहुत काम आएगा, बहुत बेस्ट मेथड है ये। अगर सवाल थोड़ा सा टिपिकल आ गया इसमें, सक्सेसिव मेथड में अगर सवाल थोड़ा सा टिपिकल आ गया तो दूसरा मेथड आपकी नैया पार कर देगा। तो दूसरा मेथड सिखाता हूँ आपको, देखो दूसरा मेथड क्या है। तो सवाल को एक काम करते हैं, सवाल को यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। तो देखो ए ने बी को, बी ने सी को। अब डी की हम बात इसलिए नहीं करें क्योंकि डी ने तो सिर्फ खरीदा बेचा थोड़ी ना है। अब जिन्होंने खरीदा भी और बेचा भी मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। तो देखो 20% लाभ, तो ए को कितना का लाभ हो रहा है भाई, 20% लाभ हो रहा है। तो 20% कितना होता है भाई, 1/5, तो ए का तो 5 से 6, मतलब ए ने 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेचा। ए ने 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेचा। फिर बी ने 10% हानि, तो 10% हानि मतलब कितना हो गया भाई आपका 1/10। तो मतलब बी ने 10 में खरीदा और कितने में बेचा, 9 में, 10 में खरीदा 9 में बेचा। बी ने 10 में खरीदा 9 में बेचा। सी ने डी को 25% लाभ, तो 25% कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे 1/4। तो देखो सी ने 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में इसको
बेचा। तो सी ने 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में इसको बेचा। तो देखो अब इस सवाल को करते हैं, पहले यहां से थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं इसको। देखो यहाँ पे अब मेरे को ये बताइए आप कि सी ने 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा। तो सी ने 5 रुपए में बेचा, 5 रुपए में बेचा, तो जो 5 रुपए ये डी का क्रय मूल्य है ना। सी का तो विक्रय मूल्य है लेकिन डी का तो क्रय मूल्य है ना ये। मतलब डी ने 5 रुपए में खरीदा, लेकिन सवाल क्या करा कि नहीं भाई डी ने कितने में खरीदा, डी ने खरीदा 5400 रुपये में। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे एक मल्टीपल कितना आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे 1080 आ जाएगा। तो इस 1080 को इस 4 से कर दीजिए आप गुना, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 0, 4, 8, 32, 3, 4320। अब 4320 यानी जो ये मल्टीपल, यही मल्टीपल आपका यहाँ जाएगा। तो आपको कितना मल्टीपल मिलेगा, 9 चौक 36, 9 8 72, 480। तो 480 है, इस मल्टीपल को यहाँ गुना कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 4800। तो 4800 को यहाँ मल्टीपल से यहाँ गुना कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका 800। और 800 को यहाँ गुना कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 4000। तो देखिए वही 4000 आंसर आ रहा है। पहले भी मेरा कितना आया था 4000 आंसर आया था, और अब भी कितना आ रहा है मेरा 4000। ये था आपका मेथड नंबर 2, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है ये। और मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा सवाल टिपिकल आ गया वहाँ पे, ये सवाल आपकी नैया पार कर देगा। तो इस सवाल इस मेथड में थोड़ा सा गौर फरमाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को निर्माता ने थोक विक्रेता को, और थोक विक्रेता ने उसको दुकानदार को, दुकानदार ने उसको ग्राहक को बेचा। देखो ये वाला जो सवाल, ये सवाल है ना, ये सवाल भी क्या है भाई आपका सक्सेसिव मेथड का है। मतलब ये सवाल भी क्या है भाई आपका यहाँ पे सक्सेसिव मेथड का है, ठीक है ना, सक्सेसिव मेथड का सवाल है। अब देखो यहाँ पे जो ये सवाल मैंने आपको बताया था, सक्सेसिव मेथड के सवालों के 2 तरीके होते हैं। वैसे होने को तो एक तरीके और होते हैं, लेकिन उनको ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो देखो 2 तरीके बताए थे, एक तो मैंने ये वाला तरीका बताया था मेथड 2, और एक मैंने आपको मेथड 1 बताया था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था मेथड 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवालों आपको नैया पार कर देगा आपकी ये। तो मैं अगले सवाल को इसी मेथड से करूंगा, आप देखना कैसे इसको यूज करेंगे, कहाँ आपका टाइम बचाएगा ये। तो देखो निर्माता ने थोक विक्रेता को, सबसे पहले ले लेता हूँ मैं निर्माता, फिर ले लेता हूँ थोक विक्रेता। जो निर्माता किसको बेच रहा है भाई, थोक विक्रेता को बेच रहा है। फिर थोक विक्रेता किसको बेच रहा है भाई, दुकानदार को बेच रहा है। और दुकानदार ने किसको बेचा भाई, इसको ग्राहक को। लेकिन ग्राहक ने सिर्फ खरीदा है, बेचा नहीं है, तो इसलिए मैं ग्राहक के आगे बात नहीं करूंगा, क्योंकि दुकानदार का जो विक्रय मूल्य है वही ग्राहक का क्रय मूल्य है, बस बात खत्म। और मुझे ग्राहक का क्रय मूल्य दे ही रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 6300 रुपये, बस बात खत्म, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो निर्माता को कितना लाभ हो रहा है भाई, 20% का। निर्माता को कितने का लाभ हो रहा है भाई, कितने का लाभ हो रहा है इसको, 20% का। तो मतलब 5 में खरीदा इसने, कितने बेचा इसने 6 में। थोक विक्रेता को कितने का लाभ हो रहा है भाई, सब सारे के सारे लाभ ही हो रहे हैं ना, हाँ लाभ ही हो रहे हैं। 10% लाभ हो रहा है, मतलब थोक विक्रेता ने 10 में खरीदा और 11 में इसको बेचा। दुकानदार को कितने का लाभ हो रहा है भाई, 12.5%। तो 12.5% मतलब दुकानदार ने 8 में खरीदा और कितने बेचा भाई, 9 में इसको बेचा। तो ये आपको हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब दुकानदार का जो 9 रुपए का जो ये है ना, इसका सेलिंग प्राइस, जो दुकानदार का 9 रुपए का सेलिंग प्राइस, ध्यान देना यही ग्राहक का क्रय मूल्य है। ग्राहक का कॉस्ट प्राइस भी 9 रुपए ही है भाई। ग्राहक दुकानदार ने 8 रुपए में खरीदा, 9 रुपए में बेचा, और ग्राहक दुकानदार से खरीद रहा है। दुकानदार ने जब 9 रुपए में बेचा तो 9 रुपए में ग्राहक खरीद रहा है ना उसको, तो ग्राहक का क्रय मूल्य कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। लेकिन ग्राहक का क्रय मूल्य मुझे कितना दे रखा है सवाल में, ग्राहक का क्रय मूल्य मुझे सवाल में दे रखा है 6300। तो आप यहाँ से मल्टीपल निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, मल्टीपल आपका 700 मल्टीपल आ गया। तो 700 के यहाँ पे गुना कर दो आप। तो एक्चुअल में ये वस्तु दुकानदार को कितने में पड़ी, 5600 रुपये में दुकानदार को ये वस्तु पड़ी। मतलब दुकानदार को इस वस्तु को खरीदने में टोटल लागत दुकानदार के 5600 रुपये आ गई, और दुकानदार ने इसको 5600 से 6300 रुपये में बेचा, 12.5% लाभ कमाया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुकानदार के लिए जो 5600 रुपये की जो वस्तु पड़ी ना, उसमें दुकानदार का 1200 रुपये का क्या है, इसका दुकानदार का 1200 रुपये का यात्रा खर्च, दुकानदार का 1200 रुपये का क्या ट्रेवलिंग खर्च है, मतलब लोडिंग करके लेकर है ना। तो 1200 रुपये तो इसने लोडिंग में खर्च किया है इसने, तो इसका मतलब क्या वस्तु कम में थी भाई। जो दुकानदार के लिए जो ये सीपीआई है ना, दुकानदार के लिए जो सीपीआई ये क्या है, 5600 जो सीपीआई है ना, ये सीपी 5600 जो सीपीआई है ये क्या है भाई, दुकानदार के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य पर दुकानदार का टोटल लोडिंग का खर्चा है। तो
₹56 दुकानदार को वस्तु पड़ी, जिसमें से वस्तु का किराया और क्रय मूल्य प्लस ₹1200 दुकानदार का एक्स्ट्रा खर्च हुए इसको घर तक लाने में, अपने गोदाम तक लाने में। तो ₹1200 को तो मैं घटाऊंगा ना, वस्तु की वास्तविक क्रय मूल्य तो ये है ना कि 12 विद 12 है, तो इसमें से ₹1200 घटाऊंगा मैं, तो कितना आ जाएगा भाई मेरा ₹44। एक्चुअल में क्या है, दुकानदार ने इस वस्तु को ₹44 में खरीदा था, ₹1200 लोडिंग कर मिला के दुकानदार को वस्तु ₹56 में पड़ी। तो मतलब थोक विक्रेता ने इसको कितने में बेचा, ₹44 में बेचा, तो कितना मल्टीप्लाई किया, मेरा 400 आ गया। तो इसको कितने में पड़ी थी वस्तु भाई, ये 4000 में पड़ी थी। क्या 4000 में पड़ी थी? नहीं, थोक विक्रेता के लिए भी भाई यात्रा खर्च ₹400 लगा। तो जो ₹4000 है ना थोक विक्रेता का, ये वस्तु का सीपी प्लस थोक विक्रेता के लिए ₹400 का लोडिंग का खर्चा है। तो ₹400 का जैसे ही मैं इसमें से लोडिंग का खर्चा हटा दूंगा, तो एक्चुअल में मैं देखूं थोक विक्रेता ने इसको कितने में खरीदा था, ₹36 में खरीदा था वास्तव में, और ₹400 लोडिंग लगा के इसको ₹4000 में पड़ी। तो निर्माता के लिए, कंपनी निर्माता के लिए ये वस्तु ₹36 में बेची, तो कितना मल्टीपल आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 600 मल्टीपल आ गया। तो इसको कॉस्ट प्राइस से गुणा करूंगा, तो एक्चुअल में क्या है, ये निर्माता को ये वस्तु कितने में पड़ी, ₹3000 में। तो इसका जो मूल लागत पूछना है ना यहाँ पे, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य निर्माता के लिए कितना है भाई, ₹3000। ये निर्माता के लिए वास्तविक क्रय मूल्य। आप इसमें थोक विक्रेता का पूछे, क्या दुकानदार का पूछे, किसी का पूछे, कुछ भी पूछ लो आप, इस मेथड से सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मेथड नंबर सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, आप इस मेथड से कर दोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने एक रेडियो खरीदा ₹110। देखो ये भी वही सक्सेसिव मेथड का सवाल है, पढ़ते ही लग रहा है सवाल। अगर आप एक नजर पूरे सवाल पर मारोगे तो आपको पता चलेगा कि सक्सेसिव मेथड का सवाल है, ठीक है ना। तो सक्सेसिव मेथड का सवाल, आप इसमें क्या मेथड नंबर फर्स्ट लगा दो, क्या सेकंड लगा दो, मैं इसको मेथड नंबर फर्स्ट से कर देता हूँ। सेकंड से भी कर सकते थे आप, इसको सेकंड से बता दूंगा मैं आपको। देखो ए ने एक रेडियो खरीदा, ₹110 इसकी मरम्मत पर खर्च किए। तो मतलब देखो ए ने खरीदा, फिर किसको दे रहा है भाई, ये बी को दे रहा है, बी किसको दे रहा है भाई, ये सी को दे रहा है, और सी किसको दे रहा है भाई, ये डी को दे रहा है। तो देखो ए ने इस वस्तु को खरीदा, ₹110 इसकी मरम्मत पर लगाए, तो ये आ गया आपका, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, 20% लाभ पर, मतलब 20% लाभ मतलब 120/100। अब जो ये ना, ये पूरी की जो पूरी वैल्यू है ना, ये बी के लिए क्रय मूल्य है, बी के लिए। लेकिन बी ने भी क्या किया, इसको सी को बेच दिया, लेकिन अब क्या हानि पर बेचा, तो 90/100। अब ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है ना, ये सी के लिए क्रय मूल्य है, पूरा का पूरा वैल्यू सी के लिए क्रय मूल्य है। सी ने भी क्या किया भाई, इसको 10% लाभ पर 110/100 पर इसको डी को बेच दिया। तो जो अभी पूरी की पूरी वैल्यू आई है ना, ये डी का क्रय मूल्य है। लेकिन डी का जो क्रय मूल्य है ना, ये एक्चुअल में किसके बराबर है भाई, ये एक्चुअल में बराबर है 1188 के। 1188 में डी को बेचा है ना इसने, तो मतलब डी ने इसको खरीदा है इतने में, 1188 में। और ये वैल्यू भी क्या, डी के क्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है पे। अब इसमें जितना हो सकता है उतना काट पीट सकते हो, तो काट पीट लो इसको। ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब देखो यहाँ पे और तो कुछ कट नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, 11 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा भाई, 108 बार। और ये कितनी बार कटेगा भाई, 12 बार। और ये कितनी बार कटेगा भाई, 2 बार। और तो कुछ नहीं बच रहा ना यहाँ पे, 200 और 500 कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे, 1000। तो ए प्लस 110 बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे, 1000 आ गया। तो अब 1000 में से 110 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, ₹890 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, ₹890। ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, ए का वास्तविक विक्रय मूल्य है। तो आप घटा के देख लीजिए, 1000 में से 110 घटाओगे ₹890 आएगा। क्योंकि कई बार क्या छोटे छोटे जोड़ बाकी कई बार गलती कर देते हैं ये। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 1 गया तो कितना बचा भाई आपका, 8 बचा। बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, ये तो था आपका पहला मेथड। सेकंड मेथड से जब आप इसको करोगे ना, तो सेकंड मेथड से कुछ नहीं करना आपको, सेकंड मेथड से आपको कुछ नहीं करना। जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ऐसे करते जाना, ऐसे करते जाना। बस लास्ट में यहाँ पे जो 110 है ना, उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस कर देना, आपका सवाल हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना, सेकंड मेथड इजी है, ठीक है ना। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने घोड़े को शाम को हानि के एक निश्चित प्रतिशत पर बेचा, मतलब एक निश्चित हानि पर बेचा, निश्चित हानि प्रतिशत पर बेचा। शाम इसको मोहन को भी उसी निश्चित हानि प्रतिशत पे, जैसे माना कि राम शाम को 20% हानि पे, तो शाम भी मोहन को 20% हानि पर, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान क्या आपके
इक्वल है हानि प्रतिशत के। यदि मोहन इसे भीम को राम के मूल लागत पर बेचता है और इस प्रकार मोहन को 44% का लाभ होता है, तो हानि का वह प्रतिशत क्या था जिस पर राम ने घोड़े को बेचा था। देखो सवाल है ना, अगर इसको आप मेथड से करोगे ना, मेरे वाले मेथड से करोगे ना, मेरे मेथड से करोगे, मेरे मेथड से करोगे तो 10 से 15 सेकंड का सवाल है ये, 10 से 15 सेकंड का सवाल है ये, अगर आप इसको मेरे मेथड से करोगे, ठीक है ना। और दूसरा मेथड चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको ऑप्शन से बताता हूँ, फिर इसको बाद में आपको मेरे वाले मेथड से बताऊंगा। दोनों मेथड से बता देता हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके ऑप्शन से। तो देखो आप यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन मान सकते हो, मैं मानता हूँ वो, पहले तो आप एक काम करो, इसको पहले फॉर्मेट बना लो। देखो राम ने श्याम को बेचा और श्याम ने किसको बेचा भाई, मोहन को बेचा। श्याम ने राम को बेचा और श्याम को बेचा, राम ने श्याम को बेचा और श्याम ने किसको बेचा भाई, मोहन को बेचा। और मोहन ने किसको बेचा भाई, इसको भीम को बेचा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं मान के चल सकता हूँ कि जो हानि का जो निश्चित प्रतिशत है ना, जो हानि का निश्चित प्रतिशत जिसकी बात कर रहा है, मैं मान के चलो माना कि 16 से 2/3% है। क्यों मान के चल रहा हूँ, तो मुझे पता है इसका आंसर ये है। हालांकि पेपर में तो हमको पता नहीं रहता, पेपर में तो हमको सबको चेक करना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन से मत करना, जो आपको तरीका बताऊँ उससे करना। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 16 से 2/3% कितना होता है भाई, आपको 1/6। तो 1/6 होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि राम ने इसको 6 रुपये में खरीदा और शाम को कितने रुपए में बेचा, हानि में बेच रहा है, तो मतलब शाम को बेचा इसने 5 रुपये में। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आया। अब शाम भी इसको 16 से 2/3% के हानि पर मोहन को बेच रहा है, तो शाम ने माना कि इसको खरीदा 6 रुपये में और मोहन को बेच रहा है कितने रुपए में, 5 रुपये में। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे मत जाना, फिलहाल यहीं रुक जाना। तो देखो यहाँ 5 है तो मैं यहाँ 5 लिख लूंगा, और यहाँ पे 6 है तो मैं यहाँ पे 6 लिख लूंगा। ये सब आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 और ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 25। अब देखो यहाँ पे मतलब राम ने इसको 36 में, श्याम ने इसको 30 में, मोहन ने इसको 25 में खरीदा। अब देखो यहाँ पे अब सवाल क्या करा है कि मोहन ने ना इसको 25 में तो खरीदा, लेकिन जब इसको भीम को बेचा ना, तो जो इसको भीम को बेचा तो जो राम के लिए जो लागत कितनी है, इसकी मूल लागत या क्रय मूल्य कितना 36 है ना, इसी 36 रुपये में इसने क्या किया, भीम को बेच दिया मोहन ने। तो मैं सिर्फ अब यहाँ पे किसकी बात करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब किसकी बात करूंगा, मोहन और भीम की बात करूंगा। जो मुझे यहाँ पे अगर इस मेरे ऑप्शन से 16 से 2/3% ऑप्शन से अगर मेरा यहाँ पे 44% मोहन का लाभ 44% आ जाता है, तो मतलब मेरा क्या ये ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट है, यही तो मुझे चेक करना है ना। तो मुझे तो मोहन का 44% लाभ मुझे चेक करना है। तो अगर मेरा मोहन का 44% लाभ मेरा चेक बिल्कुल सही आ रहा है, तो मतलब जो मैंने 16 से 2/3% जो ऑप्शन दिया था बिल्कुल राइट है। तो देखो यहाँ पे मोहन ने इसको खरीदा 25 रुपये में, बेचा कितने रुपए में, 36 रुपये, मतलब भीम को 36 रुपये में बेचा इसने, भीम ने 36 रुपये में इसको खरीदा। तो देखिए मोहन के लिए कितने का फायदा हो गया भाई, अगर लाभ निकालो तो मोहन के लिए लाभ निकालता हूँ, कितना का लाभ हो रहा है भाई, 11 रुपये का लाभ हो रहा है। और क्रय मूल्य मोहन का कितना है, 25 है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करो, गुणा में 100 करोगे आप, तो कितना आ गया भाई 4, तो 11 चौक 44%। ये क्या आ गया भाई, मेरे यहाँ पे आंसर आ गया। तो मतलब 44%, अगर आपका मोहन का लाभ मेरा 44% आ रहा है, मतलब मोहन का लाभ कितना आ रहा है मेरा भाई, 44% आ रहा है, ऐसा मेरा आ रहा है। मैंने इसको टैली कर लिया और सवाल में 44% दे रहा था। तो इसका मतलब जो आप भी ऑप्शन ले रहे हो ना, 16 से 2/3% सबके लिए जो निश्चित हानि प्रतिशत ले रहे हो, मतलब ये क्या बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो ये तो था आपका ऑप्शन से। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मेरे वाले मेथड से। तो देखो यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको बताता हूँ। तो एक काम करता हूँ, इसको पहले ब्लैंक कर देते हैं इसको। हाँ देखो यहाँ पे दूसरे तरीके से बताते हैं। देखो यहाँ पे तो यहाँ तो था आपका भाई राम है, यहाँ कौन है भाई, श्याम है, और यहाँ कौन है भाई, मोहन है, और यहाँ कौन है हमारे भीम। वकोद क्या नाम था इसका, महाभारत में भीम का वकोदर। देखो यहाँ पे जो भी है। अब देखो राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को बेचा, मोहन ने भीम को बेचा। अब देखो यहाँ पे अब सवाल क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये आपका कि सवाल कह रहा है कि जब मोहन ने भीम को बेचा ना, जब मोहन ने भीम को बेचा तो कितना लाभ हुआ भाई, यहाँ पे
44% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 44% लाभ हो रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई मोहन ने इस वस्तु को कितने का खरीदा, 100 रुपये खरीदा, और कितने का बेचा, 44% लाभ, मतलब 144 रुपये में बेचा। अब यहां तक हमारा क्लियर होगा। अब देखो, अब मैं राम, श्याम और मोहन, इन तीनों पे आता हूं मैं। राम, श्याम और मोहन, मुझे बताइए कि राम से, श्याम से और श्याम से मोहन से, मुझे बताइए क्या यहाँ पे कंडीशन हानि प्रतिशत का बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दो प्रोसेस है ना, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो दो प्रोसेस है ना, मैं लिख देता हूँ पर राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन, और मोहन के बीच दो प्रोसेस है, दोनों ही सेम है। सेम मतलब क्या है, जितना इससे इसको बेचने पर जितनी हानि प्रतिशत हो रही है, इतनी यहाँ पे हो रही है, तो दोनों सेम है। हमें दो प्रोसेस को एक प्रोसेस में बनाना है, और दो प्रोसेस से एक प्रोसेस में आने के लिए सबसे दी बेस्ट मेथड क्या होता है, सॉरी, दो प्रोसेस से एक प्रोसेस में आने का जो सबसे दी बेस्ट मेथड क्या होता है भाई, सबसे दी बेस्ट मेथड क्या होता है, अंडर रूट ले लीजिए आप, मतलब अंडर रूट ले लीजिए, ये आपका सबसे दी बेस्ट मेथड होता है। तो मैं क्या करूँगा, रूट ले लूंगा। अब देखो यहाँ पे भीम का लागत मूल्य कितना है भाई, 144 रुपये, ये भीम का लागत मूल्य है। और क्या यही लागत मूल्य जो भीम का, यही क्या इसका भीम का लागत मूल्य राम के लागत मूल्य के समान नहीं है? राम के लागत मूल्य के समान है, तो राम का लागत मूल्य भी कितना है भाई आपका, 144 रुपये है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करें, तो हानि का वह निश्चित प्रतिशत क्या था जिस पर राम ने घोड़े को बेचा था, तो हानि का निश्चित प्रतिशत। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको मुझे दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस क्या है, दोनों का बिल्कुल सेम है, राम से श्याम का, श्याम से मोहन का बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करूंगा, इनका बिल्कुल एक प्रोसेस बना दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ से राम से श्याम और श्याम से मोहन दो प्रोसेस, राम से श्याम एक और श्याम से मोहन दो, राम से श्याम एक और श्याम से मोहन दो, दो प्रोसेस हो गए। तो जैसे मैंने इनका अंडर रूट ले लिया, कितना आ गया मेरा 12, और आ गया यहाँ पे कितना आ गया मेरा 10 आ गया। रूट लेते ही अब मैंने इसको राम से श्याम और श्याम से मोहन है ना, तो श्याम से मोहन को काट के मैं कहाँ पे आ गया, राम से श्याम पे, मतलब एक प्रोसेस में आ गया। एक प्रोसेस में आ गया, मतलब राम ने इसको 12 रुपये में इसको खरीदा था, 10 रुपये में इसको बेच रहा है। तो मुझे बताइए हानि कितने की हो रही है भाई, हानि हो रही है भाई आपकी कितने की हो रही है, 2 की। तो हानि हो रही है आपकी 2 रुपये की हानि हो रही है, किस पे हानि हो रही है भाई आपकी, 12 रुपये पे हानि हो रही है। कितने प्रतिशत हो रही है, गुणा में 100 कर दीजिए आप, तो 6 कितना आ जाएगा भाई आपका, 16 से 2/3% हानि आ गई। तो 16 से 2/3% हानि आ गई, यही मेरा ऑप्शन आ रहा था बी। तो बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है, देखो दो तरीके बताए मैंने आपको इसमें, आप चाहो तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, चाहो तो आप इसको मेरे वाले तरीके से कर सकते हो, बशर्ते बस आपको मेरी इस रामायण को याद रखना होगा, ठीक है ना। इस रामायण को आप याद रख लो कि जब भी अगर दो प्रोसेस दे रखा है, दोनों प्रोसेस अगर सेम है, तो उनका रूट लेकर मैं उस दो प्रोसेस को एक प्रोसेस में, राम से श्याम, श्याम से मोहन, तो मोहन से जैसे मैंने रूट लिया, तो मैं मोहन से अब मैं कहाँ पा गया, राम से डायरेक्ट श्याम पा गया मैं अब, ठीक है ना। ये था इस सवाल की कहानी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। और एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन था ना, ये था आपका क्वेश्चन रिवर्स सक्सेसिव मेथड का, रिवर्स सक्सेसिव मेथड का सवाल है। इससे पहले वाले जो सवाल थे वो थे आपके सक्सेसिव मेथड के, लेकिन ये क्या आपका रिवर्स सक्सेसिव मेथड, मतलब रिवर्स, इसमें पीछे भी आना पड़ रहा है ना भाई, मुझे मोहन से कहाँ पाना पड़ा, शाम पाना पड़ा। उम्मीद आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर लेता है, और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। शेष संतरे जब सड़ने लगते हैं तो वह उन्हें फेंक देता है। लाभ का कुछ कुल प्रतिशत कितना था। सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ है ही नहीं सवाल में। देखो यहाँ पे, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का मूल लागत मूल्य वसूल कर लेता है। देखो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ उसने 100 संतरे खरीदे, और 100 संतरों का 100 रुपये क्या हो गया भाई इसका, ये क्या हो गया भाई इसका, सीपी हो गया।
उम्मीद है यहाँ पे समझ में आया। अब देखो इसने 40% संतरे, मतलब 40 संतरे बेचकर इसने कितने रुपए कमा लिए भाई? 100 रुपये कमा लिए। तो 40 संतरों पर तो भाई इसकी लागत मूल्य आ गया। अब इसके बाद जितने बेचेगा वो उसका क्या प्रॉफिट है। लेकिन क्या करें, जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं मैं कीमत कम कर लेता हूँ और शेष में से 80% लाभ की पूर्व दर पर, शेष में से 80% लाभ की पूर्व दर पर बेच देता है। तो पहले तो मैं निकालूंगा कि जो लाभ की पहले वाली दर कितनी है, लाभ की पहले वाली दर। तो देखो मुझे एक बात चाहिए कि 40 रुपये, एक संतरा 1 रुपये का है, तो 40 संतरे 40 रुपये को हो गए। बेचा कितने में इसने भाई? 40 रुपये में कितने रुपए कमाए इसने? 100 रुपये कमाए। तो कितने का लाभ हो गया भाई इसको? लाभ हो गया भाई इसको 60 का लाभ हो गया। किस पे लाभ हुआ? 40 पे लाभ हुआ। कितने प्रतिशत गुणा में 100, तो ये 20 दोनी और ये 5, कितना आ गया भाई लाभ प्रतिशत? कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे? 150% लाभ प्रतिशत आ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे? 150% लाभ प्रतिशत आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। लाभ की मेरी पहले वाली दर है, मेरी पहले वाली दर। दूसरी वाली में तो मुझे इसका आधा करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करा है, शेष जैसे संतरे पकने लगता है कीमत कम कर लेता है, शेष में से 80%। तो मुझे बताइए 40 जो संतरे है ना, ये 40 जो संतरे हैं इसका 80% कितना होगा? तो चूंकि 40 में से 40 का 80%, सॉरी शेष का 80% कह रहा ना, शेष का 80%। तो 40 तो आपने बेच दिए तो बच्चे कितने? 60 बचे ना। तो शेष संतरे कितने भाई आपके? 60 है ना। तो 60 लिखूंगा ना मैं। तो शेष संतरे 40 आप बेच चुके हो 100 में से, तो शेष संतरे बचे 60, ठीक है ना। अब इस 60 का 80%, 60 का 80% कितना होगा भाई आपका? 4 और ये 5, कितना आ गया भाई आपका? 48 संतरे। ये जो 48 जो संतरे है ना, ये जो 48 संतरे, इस 48 संतरे मतलब 48 रुपए के, ये 100 संतरे 100 रुपये, मतलब एक संतरे 1 रुपये का। तो जो 48 जो संतरे है ना, ये 48 रुपए के हैं। अब क्या करें, इन 48 संतरों को, यदि इन 48 संतरों को पहले वाली लाभ कितनी हो रही है भाई? 150% कि इसकी आधी दर। तो 150% का आधा दर कितना होता है भाई? 75% होता है ना। तो 75% पर अगर ये बेचता है, 75% पर अगर ये बेचता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत निकालिए। तो देखो 75% लाभ है ये, तो इसका एस पे निकालूंगा तो इसको क्या कर दूंगा? गुणा में 175/100 कर दूंगा। तो गुणा में 175/100 कर दूंगा। तो अब इसको काटिए पीटिए तो कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे? काटोगे तो 25 सत्ते 175 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे? 25 चौक 4 आएगा ना, सॉरी 5 क्यों आएगा? 4 आएगा ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, 4 और ये कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे? 12। तो 12 सत्ते 84%। 84%। ये क्या आ गया आपका? एक्चुअल में कुल लाभ आ गया 84%। तो आपका आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, 84% आपका लाभ आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। कुछ नहीं था, सवाल थोड़ा सा ओरली सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम मूल्य पर बेचता है, फिर वह तीसरी पुस्तक की दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम में बेचता है। इसी क्रमानुसार वह 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि छठी पुस्तक का क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य रेट नहीं लिख रहा, क्या होना चाहिए? ये सवाल अधूरा है। तो सवाल इसमें कहीं ना कहीं होगा सवाल मेरे पास, देखते हैं। छठी पुस्तक का कह रहा है ना ये, अच्छा छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है। हाँ इसमें कुछ नहीं, सही है सवाल, सही है सवाल। मैं इसमें कुछ और सोच गया, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बिल्कुल सही। छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य तो मुझे मानना पड़ेगा ना। हाँ सही है, सही है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे पुस्तक का मैंने माना कि कितनी पुस्तकें भाई, तो मैं मान के चलता हूँ कितनी पुस्तकें भाई आपके यहाँ पे? 11 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें भाई? 11 पुस्तकें, ठीक है ना। और प्रत्येक पुस्तक का लागत मूल्य, देखो प्रत्येक पुस्तक का लागत मूल्य या सीपी मैं मानता हूं 10 रुपये। देखो कोई जरूर नहीं आप 10 रुपये मान लो, आप 15 रुपये मान लो, आप 19 रुपये मान लो, आप 21 रुपये मान लो, आप 35 रुपये मान लो, आपका आंसर कभी गलती नहीं होगा। प्रत्येक पुस्तक का 10 रुपये। 10 रुपये मैंने इसलिए माना है ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मानने को तो आप 19 रुपये मान लोगे, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, क्या मतलब फालतू इससे। तो 10 रुपये मानो ना, इतना ईजी डाटा मानो जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो। मुझे हम सवाल करके थोड़ा देखना, मुझे तो कम समय में सवाल करना है।
हमको कोई यहाँ पे देखने थोड़ा बैठा कि आपने सवाल सोल्व किया कि नहीं किया, आपको तो आंसर निकालने से मतलब। तो देखो यहाँ पे, तो 10 रुपये प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य 10 रुपये। तो मुझे बताइए कि टोटल सीपी कितना आ जाएगा भाई, टोटल क्रय मूल्य है तो 11 पुस्तक है, एक पुस्तक 10 रुपये, तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 110 रुपये। ये टोटल सीपी मेरे 110 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को सोल्व करते हैं। तो देखो 11 पुस्तक है आपकी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 पुस्तक हैं। ये पहली पुस्तक है, दूसरी ये 3, 4, चलो इसको इतना मत लिखो, 11 पुस्तक हैं आपके, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और आगे कर लेते हैं। ये अब देखो यहाँ पे छठे नंबर की जो पुस्तक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो छठे नंबर की जो पुस्तक है ना, ये क्या कह रहा है, बिल्कुल क्रय मूल्य पर बेचता है। तो छठे नंबर की जो पुस्तक क्रय मूल्य पर बेचता है, तो मतलब कितने रुपए में बेची भाई इसने, 10 रुपये में बेची। कितने रुपए में बेची वो, 10 रुपये में बेचती, ठीक है ना। अब क्या करा कि इस छठी पुस्तक के बाद जितनी पुस्तक है ना, उसके बाद दूसरी पुस्तक को पहले पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम में बेचता है। तो इसको कितने रुपए में बेचेगा भाई, 9 रुपये में बेचेगा, इसको 8 रुपये में बेचेगा, इसको 7 रुपये में बेचेगा, इसको 6 रुपये में बेचेगा और इसको 5 रुपये में बेचेगा। अब मुझे बताइए कि इससे पहले वाली पुस्तक तो इससे 1 रुपये बढ़कर होगी ना, क्योंकि छठे नंबर की पुस्तक जब 10 रुपये पाई है, तो इसका मतलब क्या, पहले वाली पुस्तक 1 1 रुपये कम आई है, तो पहले वाली पुस्तक 1 1 रुपये ज्यादा लिख दो, क्योंकि बाद वाली पुस्तक को जैसे आपने 1 1 रुपये कम लिखा, तो पहले वाली पुस्तक को 1 1 रुपये ज्यादा में लिख दो। तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 11 आएगा, ये कितना आएगा आपका 12 आएगा, ये कितना आएगा भाई आपका 13 आएगा, ये कितना आएगा आपका 14 आएगा, और ये कितना आएगा भाई आपका 15 आएगा। तो देखो टोटल 110 रुपये में आपने इसको खरीदा और बेचा कितने रुपए में, तो 15 और 14, 29, 29 और 13, 29 और 13 कितना हो गया भाई आपके यहाँ पे 42। मैं इसको दूसरा तरीका बताऊंगा आपको जोड़ने का। 42 और 12 कितना होगा, 54, 54 और 11 65, 75, 75 और 9 84, 84, 84 और 8 कितना हो गया 92 हो गया, 92 7 99, 99 और 6 कितना 105, 105 और 5 कितना 110। तो 110 से, हाँ 110 ही आ रहा है आपका। तो टोटल इनका कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है एसपी 110 आ रहा है। तो देखो 110 रुपये में खरीदे, 110 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ नो प्रॉफिट और नो लॉस। देखो यहाँ पे मतलब 110 रुपये में खरीदे, 110 रुपये में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो इसको जोड़ने का तरीका क्या था, मैं आपको बताना चाहता था ये कि जैसे आप हम यहाँ पे जोड़ रहे थे 15 4 29 29 और 13 42 42 12 54, इतना भी ना करते आप, कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं करते आप। देखो यहाँ पे बेस प्राइम कितना मान रहे हो आप, 10 को मान रहे हो। अब मेरे को एक बताओ, 10 को आप मान रहे हो, तो देखो यहाँ से एक कम हो रहा है, यहाँ से एक फालतू हो रहा है, मतलब इसको इसने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, मतलब बिल्कुल बैलेंस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मतलब कितना आ गया आपकी, ये 10 आ गया, 10 आ गया और ये 10 आ गया। अब आप एक बात तो, मुझे यहाँ से 2 कम हो रहा है, यहाँ से 2 ज़्यादा हो रहा है, तो इसने इसको बैलेंस कर दिया, मतलब ये भी 10 ले लो और ये भी 10 ले लो आप। अब देखो यहाँ से इसने 3 कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो ये भी 10 ले लो और ये भी 10 ले लो। ये क्या है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप मुझे इसको आप देखते समझ सकते थे। यहाँ से 4 कम कर रहा है और यहाँ से 4 और ज़्यादा कर रहा है और यहाँ से 4 कम कर रहा है, मतलब इसको 10 ले लो और इसको 10 ले लो। यहाँ से 5 ज़्यादा कर रहा है और यहाँ से 5 ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो 10 ले लो और ये 10 ले लो। और आपको पता है टोटल 11 वैल्यू, 10 11 11 दोनों 10, 110 ये आ गया। इतना ऐसा कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि मन में आप जैसे जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद शायद कोई क्वेश्चन ये देखते हैं, हाँ इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो एक दुकानदार ने 1000 खिलौने बनाए, एक दुकानदार ने 1000 खिलौने बनाए, तो तथा प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य 1.20 मतलब 1 रुपये 20 पैसे आया। उसने इन खिलौनों पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि उसे 70% खिलौने बेचने पर ही 16 से 2/3% का लाभ हो। यदि वे 750 खिलौने उसी मूल्य पर बेच देता था, शेष खिलौने खराब हो जाते, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे 1000 खिलौने बनाए इसने, कितने खिलौने बनाए भाई इसने, 1000 इसने खिलौने बनाए, 1000 इसने खिलौने बनाए, ठीक है ना। और टोटल लागत मूल्य एक एक खिलौने का लागत मूल्य कितना है भाई, 1 रुपये 20 पैसा। तो 1000 का कितना लागत मूल्य आ जाएगा भाई यहाँ पे 1200 रुपये। ये क्या आ जाएगा भाई आपका, मैं इसको एक काम को थोड़ा अच्छी तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल मुझे सीपी निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, क्वांटिटी कितनी है, टोटल 1000 है, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वांटिटी की रेट कितनी है भाई, क्वांटिटी पर रुपीज,
मतलब एक इसको रुपीज पर क्वांटिटी आएगा ना, ये रुपीज पर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे जैसे हम चीनी लेने जाते 20 रुपये किलो, हाँ तो रुपीज पर क्वांटिटी आएगा ना ये। तो देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी की रेट कितनी है भाई, यहाँ पे 1.1 रुपये 20 पैसे। तो मुझे बताइए कि टोटल सीपी कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 1200 रुपये। ये आ जाएगा आपका भाई यहाँ पे टोटल सीपी आ गया आपका यहाँ पे 1200 रुपये। अब देखो सवाल क्या कर रहा है, अब सवाल ये कह रहा है कि उसने इन खिलौनों पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि 70% खिलौने, मतलब 1000 का 70% कितना हो गया, 1000 का 70% हो गया आपका 700 खिलौने बेचने पर इसको 16.66%, कितना होता है भाई, ये होता है भाई आपका 16/2/3%। और 16/2/3% सब जानते हैं कितना होता है, 1/6 का लाभ हो। यदि वे 750 खिलौने, चलो पहले इसका लाभ निकालते हैं। तो देखो 1200 रुपये में कितना का लाभ हो रहा है, 1/6 का लाभ हो रहा है। तो 1200 रुपये पे 1/6 का लाभ हो रहा है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे, तो 1200 रुपये पे 1/6 का लाभ हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, टोटल लाभ कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे। तो 1200 का 16/2/3% मतलब 1/6, तो लाभ आ जाएगा मेरे यहाँ पे कितना, लाभ आ जाएगा मेरे यहाँ पे 200 रुपये। 200 रुपये क्या आ गया मेरा टोटल लाभ आ गया। तो एक्चुअल में क्या है कि उसने कितने का बेचा, उसने खरीदा और बनाया उसने 1200 रुपये में, 200 रुपये लाभ कमा रहा है। तो 700 खिलौनों पे उसने कितने रुपए बेच दिए, उसने 700 खिलौने 1400 रुपये में बेच दिए उसने 700 खिलौने। 1400 रुपये में उसने 700 खिलौने बेचे हैं उसने, ठीक है ना। अभी क्या करें, यदि वे 750 खिलौने उसी मूल्य पर बेच दे तो शेष खिलौने खराब हो जाता है, उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मुझे बताइए कि 700 खिलौने जब वो 1400 रुपये में बेच रहा है, 700 खिलौने जब 1400 रुपये में बेच रहा है, तो एक खिलौना कितने रुपये में बेचेगा, एक खिलौने का एसपी। जब 700 खिलौने 1400 रुपये में बेच रहा है, तो एक खिलौना कितने रुपये में बेचेगा भाई, 1400/700 कितना आ जाएगा भाई आपका 2 रुपये। 2 रुपये आ जाएगा एक खिलौने का एसपी। इस 2 रुपये की कीमत पर वो 2.5 रुपये पर खिलौने की कीमत पर 750 खिलौने बेच रहा है, तो कितने रुपए कमाएगा भाई, एक खिलौने जब 2 रुपये में बेच रहा है तो 750 खिलौने जब बेचेगा तो कितने रुपए कमाएगा भाई, वो 1500 रुपये कमाएगा। तो 1500 रुपये कमाएगा, तो ये सेकंड वाली कंडीशन में इसका एसपी है 1500 रुपये, ठीक है ना। सेकंड वाली कंडीशन में ये इसका एसपी है 1500 रुपये, ठीक है ना। अब देखो 1500 रुपये इसका ये एसपी आ गया, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मुझे बताइए कि इसको खिलौने बनाने में टोटल उसका सीपी कितना है, 1200 रुपया है, बेचा कितना में इसने 1500 रुपये में बेचा। तो मुझे बताइए कि टोटल कितने का लाभ हो रहा है भाई उसको, टोटल कितने का लाभ हो रहा है उसको, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। टोटल कितने का लाभ हो रहा है उसको, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालूंगा मैं यहाँ पे। तो पैर चौका पहले वाले कंडीशन की तो मैं बात नहीं कर रहा, पैर इसने क्रय मूल्य देकर दूसरे वाले कंडीशन में जो विक्रय मूल्य दिया है इस पर लाभ पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो लाभ हो रहा है भाई इसको 300 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे होगा भाई, 1200 रुपये पे लाभ होगा, कितने प्रतिशत होगा गुणा में 100 कर दीजिए आप। तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, काटो को पीटो को 12 दूनी 24, 12×5 60, 25% लाभ। तो आपका आंसर आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये तो थे आपके प्रॉफिट लॉस के, आज आपकी 10 क्लास पूरी हो चुकी है। देखो अभी प्रॉफिट लॉस के हमने 10 क्लास पूरी कर चुके हैं हम, ठीक है ना। कोई समझौता नहीं है क्वालिटी क्वांटिटी, न क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, कोई क्वांटिटी से। क्वालिटी मतलब नहीं हमारे कंसेप्ट मेथड बेस्ट अप्रोच से हम कोई समझौता नहीं कर रहे, और नहीं क्वांटिटी मतलब नहीं हम क्वेश्चन की संख्या से कोई समझौता करें। क्वेश्चन जितने वैरायटी के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अब वो सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब तक देखो आपके 129 क्वेश्चन पूरे हो गए, 129 क्वेश्चन तो अभी आपके 100 पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद तो और क्वेश्चन बच रहे हैं, शायद 20 से 30 क्वेश्चन और बच रहे हैं अच्छे वाले क्वेश्चन, वो और करूंगा। अभी 2 क्लास और बच्ची है शायद आपके प्रॉफिट लॉस की, इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस करता हूँ, फिर इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क जो टॉपिक होगा वो टॉपिक उठा लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।